एआईएमआईएम और आईएसएफ के उपद्रवी नेताओं को घसीट ले गई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट का चला हंटर, एनआईए ने उपद्रवियों में मचा दिया बवंडर। भारत के किसी राज्य में लोकतंत्र अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। क्या पश्चिम बंगाल में अब कानून की नहीं बल्कि उपद्रवियों की लाठी चलेगी? जो तस्वीरें मालदा से सामने आई हैं, उन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। कल्पना कीजिए, 7 न्यायिक अधिकारी जिसमें 3 महिला अफसर भी शामिल हैं, एक बंद दफ्तर में फंसे हुए हैं और बाहर हजारों की भीड़ हाथों में पत्थर, लाठी और डंडे लेकर उनकी जान लेने पर आमादा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बंगाल के मालदा का कालियाचक इलाके की घटना है, जहां 8 घंटे तक मौत का तांडव चला। एसआईआर की गलतियों को सुधारने गई टीम को जब उपद्रवियों ने घेरा तो ममता का शासन प्रशासन सोता रहा। ना पुलिस बचाने आई, ना किसी अधिकारी ने एक्शन लिया। और हैरानी की बात तो देखिए, जब कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज दखल देते हैं, तब जाकर पुलिस की नींद टूटती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा डंडा बंगाल के शासन प्रशासन पर पड़ता है। बंगाल जल रहा है, अफसर बंधक बन रहे हैं और सरकार इसे गेम प्लान बता रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, न सिर्फ आईएसएफ उम्मीदवार शाहजहां अली धरा गया, बल्कि अफसरों को बंधक बनाने वाले 18 उपद्रवियों को घसीटकर गिरफ्तार भी किया गया। अब कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे मालदा में बवाल भड़का और किसने बवाल भड़काया, ममता बनर्जी क्या कर रही थी, क्यों आधी रात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, चलिए विस्तार से मामला जानिए। मालदा का कालियाचक इलाका अचानक रण क्षेत्र बन गया। 7 न्यायिक अफसरों की एक टीम को प्रशासनिक सुधार के लिए वहां भेजा गया था। टीम को भरोसा था कि चुनावी माहौल के बीच उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसी खूनी साजिश के बीच जा रहे हैं। जैसे ही टीम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस यानी बीडीओ ऑफिस पहुंचती है, अचानक हजारों की भीड़ ने पूरे दफ्तरों को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ का आरोप था कि वोटर लिस्ट में मुस्लिमों के नाम जानबूझकर काटे गए। प्रदर्शनकारी सीधे अफसरों से मिलना चाहते थे, बवाल सीधा अफसरों के सामने करना चाहते थे। लेकिन जब सुरक्षा कारणों से इनकार किया गया तो भीड़ बेकाबू हो गई। दफ्तर के बाहर पत्थर बरसने लगे, खिड़कियों के कांच को चकनाचूर कर दिया गया। अफसरों की जान लेने को भीड़ उतारू नजर आई। अंदर 3 महिला अफसर दहशत में बिलख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। उन्होंने पुलिस को फोन मिलाया, प्रशासन से मदद नहीं मिली। रजिस्ट्रार जनरल ने हाथ पांव मारे, लेकिन मालदा के एसपी और कलेक्टर ने जैसे आंखों पर पट्टी बांधी थी। घंटों बीत गए, लेकिन मदद नहीं पहुंची। ये लापरवाही थी या साजिश? जब मामला कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा, उन्होंने डीजीपी और गृह सचिव को तुरंत फोन खड़का दिया, लेकिन जवाब में सन्नाटा ही मिला। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को रात 2 बजे तक जागना पड़ गया। जी हां, ताकि उन अफसरों को भीड़ के चंगुल से सही सलामत निकाला जा सके। रात 11 बजे जब भारी पुलिस बल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद, तब जाकर उन 7 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। अब सवाल था कि इस महातांडव का असली मास्टरमाइंड कौन है। जैसे ही जांच शुरू हुई, परतें खुलनी शुरू हुई, चुनाव आयोग के निर्देश पर एनआईए की एंट्री हुई, एक्शन शुरू हुआ। इस हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा उभरा, आईएसएफ का उम्मीदवार शाहजहां अली, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका हिसाब किताब कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। जैसे ही जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की रडार पर आया एआईएमआईएम का नेता मुफक्रुल इस्लाम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भीड़ को सरेआम भड़काता नजर आ रहा है। वो लोगों को उकसा रहा है कि अफसरों को सबक सिखाया जाए। खुलासा हुआ, मुफक्रुल इस्लाम के इशारे पर ही उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर बांस और बल्लियों से हमला किया गया। अब तक शाहजहां अली समेत 18 उपद्रवी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अफसरों पर हाथ डालने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। एनआईए अब इस बात की भी जांच कर रही है, क्या यह सिर्फ एक स्थानीय विरोध था या इसके पीछे किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार जुड़े हुए थे। क्योंकि जिस तरह से संगठित होकर हमला किया गया, वो किसी आम प्रदर्शन का हिस्सा नहीं लग रहा था। इसी वजह से इस घटना ने भारतीय न्यायपालिका को हिला कर रख दिया।
जैसे ही कोर्ट खुला, सीजेआई ने मालदा प्रशासन के साथ साथ ममता सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है। कोर्ट ने न केवल इलेक्शन कमीशन को एनआईए जांच के आदेश जारी किए, बल्कि बंगाल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मालदा के डीएम एसएसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे इन सभी को ऑनलाइन पेश होना होगा। दूसरी तरफ बंगाल की सियासत में इस खून खराबे पर रोटियां सेकी जाने लगी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का गेम प्लान करार दे दिया है। उनका कहना है कि ये सब राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बंगाल को अब दीदी की विदाई चाहिए, क्योंकि टीएमसी में पत्थरबाज ही असली सरकार चला रहा है। यहां तक कि कांग्रेस ने भी टीएमसी सरकार को, ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि ममता राज में दंगे भड़काना टीएमसी की पुरानी आदत है। खैर, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन एनआईए ने इस हिंसा और उपद्रवियों पर नकेल कसने में सख्ती दिखा दी है और सख्ती से पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सारे फुटेज देखे जा रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर इस हिंसा का और अफसरों को बंधक बनाने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उसका जल्द खुलासा हो जाएगा। मालदा अब छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है और अब 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। लेकिन सवाल वही है कि जहां इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस तमाशा देखती रह गई, उस बंगाल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन हो पाएंगे? जहां अफसरों को अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्या उस बंगाल में चुनाव को लेकर अगर ये अफसर तैनात होते हैं तो क्या इनकी जान बच पाएगी? क्या इन्हें पुलिस प्रशासन बचा पाएगा? सवाल वही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब इस मामले में पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ खुलासा होता है, कितने लोगों की और गिरफ्तारी होती है, वो डिटेल हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।